दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में पॉलीमर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है, उनसे डील करेंगे और इन MCQ के अंदर कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व है, तो वीडियो को एंड तक जरूर सीन करना है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मेकअप किए गए हैं टोटल स्टेटमेंट है NCERT से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। प्रॉब्लम नंबर 1 पॉलीमर से सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मीनिंग आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है और इन 2 स्टेटमेंट में से जो राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्डर 10⁻³ to 10⁻⁷ म्यू। मीनिंग जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी रेंज क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है 10⁻³ to 10⁻⁷ म्यू। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 से डील करेंगे। मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। जो भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा उस पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट है वो एक दूसरे से मीनिंग जो ज्वाइन रहती है, लिंक्ड रहती है, वो कौन से बॉन्ड के थ्रू रहती है। यहां पर दोनों मेंशन कर दिए, आयोनिक होगा अदरवाइज कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको ऑलवेज ये पता रखना है दोस्तों, जो भी मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट्स इन पॉलीमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। मीनिंग उनके अंदर ओनली कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू कभी भी मोनोमेरिक यूनिट्स है वो लिंक नहीं रहती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मोनोमेरिक यूनिट्स इन पॉलीमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्डर 10⁻³ to 10⁻⁷ म्यू। प्रॉब्लम नंबर 2 से डील करते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों यहां पर 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट अबाउ। और ये जो 4 स्टेटमेंट अबाउ मेंशन करके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए डील करते हैं इसको 1 by 1 से। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से डील करते हैं दोस्तों। सबसे पहले polystyrene is a homopolymer whereas butane is a copolymer। फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन कर रखा है कि जो पॉलीस्टाइरीन है ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है और ब्यूनाएन है वो किसका एग्जांपल है, कोपोलीमर का एग्जांपल है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता हूं। बात करेगा अगर अपन किसकी, पॉलीस्टाइरीन की, तो यहां पर दोस्तों अपन देखते हैं पॉलीस्टाइरीन है उसकी मोनोमर यूनिट एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉलीस्टाइरीन। और दोस्तों आपको यह पता रखना कि ये जो पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर है इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, स्टाइरीन होती है। मोनोमर यूनिट कौन सी है, स्टाइरीन है। कीप इट इन माइंड। और स्टाइरीन की एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड, CN सिंगल बॉन्ड और यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फेनिल। ये होता है दोस्तों कौन सा, स्टाइरीन। तो यहां पर कितनी टाइप की मोनोमर यूनिट है, ओनली 1 टाइप की मोनोमर यूनिट है। दैट मीन्स ये कौन सा पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है। आपको ये पता रखना है कि होमोपॉलीमर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और कोपॉलीमर का मीनिंग क्या होता है। तो होमोपॉलीमर से जब भी आप डील करते हो, होमोपॉलीमर का आपको सिंपल मीनिंग लेना है क्या, ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। यहां पर मतलब जो भी मोनोमर यूनिट होगी जिसके थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर कितनी टाइप की होनी चाहिए, ओनली 1 टाइप मोनोमर यूनिट है, तब तो कौन सा हो जाएगा, होमो हो जाएगा। और कोपॉलीमर का एग्जांपल कौन सा पॉलीमर होगा, ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसके अंदर मोनोमर यूनिट है उसका टाइप कितना होगा, 2 और मोर देन 2 टाइप। तो यहां पर मैं शॉर्ट में मेंशन करता हूं या तो 2 टाइप की मोनोमर यूनिट होगी और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, 2 और मोर देन 2 टाइप मोनोमर यूनिट। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर यूनिट कौन सी, स्टाइरीन ओनली 1 टाइप है। तो ये पॉलीस्टाइरीन तो किसका एग्जांपल होगा दोस्तों,
पॉलीस्टाइरीन एग्जाम्पल हो गया होमोपॉलीमर का, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मेंशन कर रखा है ब्यूना एन, और ब्यूना एन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। कैसे होगा कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, इससे भी डील करते। ये लीजिए ब्यूना एन, और दोस्तों जो ये ब्यूना एन जो आपको मेंशन कर रखा है, इसके अंदर कितनी टाइप की मोनोमर यूनिट है, अगर अपन डील करें इसकी मोनोमर यूनिट से, मोनोमर यूनिट कितनी टाइप की मोनोमर यूनिट होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट वाला होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, फर्स्ट मोनोमर यूनिट है इसकी 1,3 ब्यूटाडाइन, ये फर्स्ट वाली मोनोमर यूनिट ये होती है। और बात करें अगर सेकेंड मोनोमर यूनिट की, वो होता है दोस्तों एक्रिलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहां पर कितनी टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है, ब्यूना एन में 2 टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। फर्स्ट हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन और सेकंड हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एक्चुअल में किसका एग्जांपल होगा दोस्तों, ब्यूना एन है, वो होमोपॉलीमर नहीं है, ये एक्चुअल में किसका एग्जांपल है, कोपॉलीमर का एग्जांपल है, क्योंकि कोपॉलीमर में 2 और मोर देन 2 टाइप मोनोमर यूनिट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 से डील करें, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके लिए मैं कोड मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट वाला तो कौन सा हो गया, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट नंबर सेकंड से डील करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन इन बिटवीन 2 सिमिलर बाइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। तो दोस्तों कंडेंसेशन जो पॉलीमर है, इसका जब भी फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, रिलीजमेंट होता है। और आपको एक बात हमेशा माइंड में सेट करके रखनी है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, ऑलवेज इसका जब भी फॉर्मेशन होगा तो वहां पर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप नहीं होती है, डिफरेंट टाइप के 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन इन बिटवीन 2 डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। यहां पर कौन सा मेंशन कर दिया, सिमिलर, सिमिलर यहां पर इनकरेक्ट है, यहां पर कौन सा आता, डिफरेंट आता। तो इन बिटवीन 2 डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 से डील करते। इलास्टोमर्स आर द पॉलीमर्स इन विच द पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके पास इलास्टोमर होते हैं उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस टाइप का होता है, वीकेस्ट टाइप का होता है, तभी तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, मीनिंग क्या हो गया, ट्रू हो गया। लास्ट वाला देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें तो ब्यूना एस एंड ब्यूना एन कंसिस्ट ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स विच इम्पार्ट देम क्रिस्टलाइन नेचर। यहां पर ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरिन हो गया इसकी मोनोमर यूनिट, और ब्यूना एन की बात करेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इसकी क्या हो जाएगी, मोनोमर यूनिट हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्या बोल रहा है, इन क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स। तो यहां पर क्लोज पैकिंग चेन्स नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसा होता है, वीक होता है, तभी तो उसका नेचर कैसा होगा, इलास्टिक होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन बीइंग इलास्टोमेरिक कंसिस्ट ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दस दे आर इलास्टिक इन नेचर। मीनिंग दोस्तों अगर क्लोज पैकिंग आ गई तो यहां पर कौन सा होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग। जबकि जो भी आपके पास इलास्टोमर है, मीनिंग जो ब्यूना एस और ब्यूना एन होता है, इसके अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। तो मीनिंग ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो कौन सा कोड करेक्ट होगा, टी एफ। कौन सा मैच हो रहा है, टी एफ, मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 2 कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर मेड, मीनिंग आप यहां पर 2 कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही हो। अब यहां पर फर्स्ट वाला मेंशन कर रखा है इथाइलिन डाइएमिन एंड इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मीनिंग यहां पर 2 टाइप की मोनोमर यूनिट है। सेकेंड वाला जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसके अंदर ट्राई मिथाइलिन डाइएमिन, और साथ में सेकेंड वाला कौन सा, इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मीनिंग यहां पर जो 1 मोनोमर यूनिट तो दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है, सिमिलर है। कौन सी है, इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
और जो सेकंड वाले मोनोमर यूनिट है, जो फर्स्ट वाला कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसमें इथाइलिन डाइएमीन और सेकंड वाले में कौन सी ट्राई इथाइलिन डाइएमीन है। अब यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, इफ बोथ पॉलीमर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट आर ऑब्टेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मीनिंग यहां पर दोनों जो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, इनका अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, तो उस वाली कंडीशन में आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है और इन 2 स्टेटमेंट में से आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे फर्स्ट देखते हैं, पॉलीमर फर्स्ट इज फाउंड टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये जो सेकंड वाली मोनोमर यूनिट है, दोनों में सेम है। फर्स्ट वाले कंडेंसेशन पॉलीमर में फर्स्ट वाली यूनिट कौन से, इथाइलिन डाइएमीन है, और सेकंड वाले में कौन से, ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन। तो दोस्तों ये आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर कौन से टाइप का पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड टाइप का, सॉरी एमाइड बॉन्ड बनेगा। मीनिंग यहाँ पर डाइएमीन, अगर आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं तो किस टाइप से होगा, जो डाइएमीन मेंशन कर रखा है, तो डाइएमीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दोस्तों, डाइएमीन में फंक्शनल ग्रुप है आपका NH2। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया NH2, ये डाइएमीन में प्रेजेंट है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन कर रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। एक्चुअल में जब भी इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, कौन सा मॉलिक्यूल दोस्तों यहां से रिलीज हो जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल, और स्मॉल मॉलिक्यूल यहां पर दोस्तों इस वाले केस में कौन सा होगा, H2 होगा। तो यहां पर रिलीजमेंट किसका हो गया, -H2 हो गया। तो यहां पर दोस्तों किस टाइप का बॉन्डिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर एक्चुअल में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, अमाइड लिंकेज है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है, अमाइड लिंकेज है। तो मीनिंग यहां पर जो भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा वो कौन सी टाइप का होगा, अमाइड लिंकेज वाला होगा। तो आपको बस एक ही बात यहां पर पता रखनी है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर उसका एक्सटेंशन हायर है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हायर होगा। तो फर्स्ट वाला जो कंडेंसेशन पॉलीमर आपको गिवन है दोस्तों, यहां पर कौन सा वाला, फर्स्ट वाला जो कंडेंसेशन पॉलीमर गिवन है, इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, स्मॉल है, इथाइलिन डाइएमीन, जबकि सेकंड वाले में क्या है, लार्ज है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कहां पर इजीली फॉर्म होगा, जहां पर जो मोनोमर यूनिट क्या होगी, स्मॉल होगी। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंशन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है, लोअर नहीं होता है। तो पॉलीमर फर्स्ट इज फाउंड टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला पॉलीमर है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। तो ये कहां पर मेल्ट होगा, हायर टेम्परेचर पर। सेकंड वाला देखिए, पॉलीमर 2 इज फाउंड टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका एक्सटेंशन है। सेकंड वाला जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें क्या है, मिनिमम है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मेजर फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आएगा वो कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, अब यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीनिंग आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, ए पॉलीएमाइड नाइलोन 6,6 prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine with adipic acid is used in the manufacture of tire cords। यहां पर पॉलीमर कौन सा गिवन है आपको, 6,6, कौन सा, नाइलॉन 6,6। और दोस्तों मैं आपको यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, नाइलॉन जो 6,6 होता है, एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी मोनोमर यूनिट होती है। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं पॉलीमर कौन सा मेंशन कर रहा हूं, नाइलॉन 6,6। और अगर आप बात करेंगे आप नाइलॉन 6,6 की जो मोनोमर यूनिट है, कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, मोनोमर यूनिट। तो मोनोमर यूनिट होती है यहां पर दोस्तों, जो फर्स्ट मोनोमर यूनिट है वो कौन सी होती है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो इसका मतलब क्या है, CH2 6 हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो ये हो गया डाइएमीन। फर्स्ट वाली मोनोमर यूनिट होती है दोस्तों हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और सेकंड वाली यूनिट कौन सी है आपके पास, एडिपिक एसिड। और दोस्तों एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH2 4
COOH, और इस साइड भी कौन आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये वाला जो नाइलॉन 66 है एक्चुअल में कौन से टाइप का लिंकेज वाला पॉलीमर होगा, एमाइड टाइप का लिंकेज होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहां तक तो करेक्ट है। कहां तक करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, ए पॉलीएमाइड नाइलॉन, बिल्कुल करेक्ट है, पॉलीएमाइड का एग्जांपल है। साथ में क्या बोल रखा है फिर, नाइलॉन 66 प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि H2O का रिमूवल हो रहा है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन, मतलब जो मोनोमर यूनिट कौन सी है, फर्स्ट वाली हेक्सामिथाइलिन डायमीन विद एडिपिक एसिड, और सेकंड वाली कौन सी, एडिपिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर जो आपको पॉलीमर गिवन है कौन सा, नाइलॉन 66, इसका जो मेनली यूज किसमें होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। तो ये आपको पता रखना कि ये जो नाइलॉन 66 है इसका जो मेनली यूज किसमें होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसमें होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। और यहां पर जो मेंशन कर रखा है दोस्तों कौन सा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स, तो टायर कोट्स में नाइलॉन 66 का यूज नहीं होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स के अंदर तो दोस्तों किसका यूज होता है, नाइलॉन 6 का यूज होता है। किसका यूज होता है, नाइलॉन 6। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है, क्योंकि जो मेनली जो नाइलॉन 6 इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कोट्स, नॉट नाइलॉन 66। क्लियर है, नाइलॉन 66 इज मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकंड वाला स्टेटमेंट से डील करते हैं दोस्तों। टेरिलीन इज क्रीज रेजिस्टेंस एंड इज ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल फाइबर फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट है। टेरिलीन का यूज किया जाता है। और आपको मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, टेरिलीन है दोस्तों, इसके अंदर मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है और ये किस नेम से फेमस होता है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों अपन अगर किसकी, टेरिलीन की बात करें, यहां पर ये लीजिए, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया टेरिलीन। तो टेरिलीन के केस में दोस्तों आपको ये पता रखना है कि टेरिलीन के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन सी मोनोमर यूनिट है। तो टेरिलीन के लिए दोस्तों मोनोमर यूनिट की जब भी बात आती है तो यहाँ पर 2 टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वाली होती है टरथेलिक एसिड और सेकंड वाला होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला है, CH2 OH एंड OH। ये तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। और सेकंड वाली मोनोमर यूनिट है दोस्तों कौन सी होती है, टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग, और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये वाला तो कौन सा, टरथेलिक एसिड, ये वाला कौन सा हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इन दोनों मोनोमर यूनिट के कंडेंसेशन होने से किसका फॉर्मेशन होता है, टेरिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, सेकेंड वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां पर क्या मेंशन किया है, टेरिलीन इज क्रीज रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इज ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड वाले से डील करते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर थर्ड से डील करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म नोवोलेक कैन बी कैटालाइज्ड ईदर बाय एसिड और बेस। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो ये कौन सा पॉलीमर बोला है यहाँ पर, नोवोलेक। तो मैं आपको यहाँ पर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। नोवोलेक में एक्चुअल में क्या होता है, नोवोलेक जो पॉलीमर होता है दोस्तों, कौन से पॉलीमर की बात कर रहे हैं अपन, नोवोलेक पॉलीमर। तो नोवोलेक जो पॉलीमर है एक्चुअल में किस टाइप का पॉलीमर होता है, ये लीनियर पॉलीमर है। यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। और इसकी अगर बात करें अपन मोनोमर यूनिट की, नोवोलेक है तो नोवोलेक जो पॉलीमर है इसके लिए मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक तो होता है फिनोल। तो ये लीजिए, फिनोल का फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर ये है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है OH, फिनोल हो गया। और सेकंड वाला कौन सा होता है दोस्तों, किसकी बात कर रही है अपन, नोवोलेक के लिए। तो नोवोलेक है दोस्तों, इसके लिए सेकंड वाला कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मतलब कौन सा होगा, HCHO। तो ये 2 टाइप की मोनोमर यूनिट है, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा पॉलीमर बनेगा, नोवोलेक बनेगा। नोवोलेक किसका एग्जांपल है, लीनियर का एग्जांपल है। अगर आप इसका फर्दर एसिड और बेस की प्रेजेंस में कैटालाइज कर दोगे, किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में अगर कैटालाइज करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड वाला पॉलीमर बनेगा।
कौन सा पॉलीमर बन जाएगा? क्रॉस लिंक्ड वाला पॉलीमर, और उसका नाम क्या होता है? बेकेलाइट होता है। कौन सा पॉलीमर होगा दोस्तों? वो वाला बेकेलाइट होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन किया है यहां पर। कौन सा स्टेटमेंट है ये वाला? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड वाला। कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म नोवोलेक कैन बी कैटालाइज्ड ईदर बाय एसिड और बेस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी इसका कैटालाइज होगा एसिड और बेस की प्रेजेंस में, तो क्रॉस लिंक्ड वाला पॉलीमर आपको ऑब्टेन होगा, और वो वाला पॉलीमर कौन सा होता है? बेकेलाइट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 4। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच। जो मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमर है दोस्तों, इसका जो मेनली यूज होता है वो यूज किसमें मेंशन कर रखा है? इलेक्ट्रिकल स्विच में। तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल स्विच में मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड का यूज नहीं होता है। मेलामीन जो फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है दोस्तों, इसका जो मेनली यूज होता है वो मैं आपको बता दूं किसमें होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी में यूज होता है। तो यहां पर जो इसका मेन जो यूज है किसमें होता है? अनब्रेकेबल क्रोकरी, अनब्रेकेबल क्रोकरी में यूज होता। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। किसको आइडेंटिफाई करना था? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये लीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीनिंग जो भी स्टेटमेंट गिवन है इनको आपको रीड आउट करना है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट अबाउ। और जो आपको कोड प्रोवाइडेड है इस कोड को आइडेंटिफाई करना है कि इन जो स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा कोड है वो क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से डील करेंगे अपन। रबर लेटेक्स इज ए कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर। जो भी रबर लेटेक्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? कोलोइडल डिस्पर्शन होता है। किसका? रबर इन वाटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसके लिए कोड कौन सा आएगा? ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड की अगर बात करें अपन, नेचुरल रबर इज ए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन having elastic properties due to coiled structure and weak van der Waal force of attraction। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों? करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नेचुरल रबर है वो एक्चुअल में किसका पॉलीमर होता है? सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों? उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? ड्यू टू कोइल, मतलब उसमें कोइल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ड्यू टू कोइल्ड स्ट्रक्चर एंड वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये वाला। थर्ड वाले स्टेटमेंट से अब अगर अपन डील करें, वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर विद सल्फर एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव इज कैरिड आउट अबाउ 415 केल्विन टेम्परेचर। तो ये वाला दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं मैं। Vulcanization of natural rubber with sulfur and an appropriate additive is carried out within a temperature range of 373 Kelvin to 415 Kelvin temperature। ये वाला जो यहाँ पर मेंशन किया ना, carried out above, टेम्परेचर है 415 केल्विन से अबाउ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। रेंज क्या होनी चाहिए टेम्परेचर की? 373 केल्विन टू 415 केल्विन टेम्परेचर। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ये वाला। जब भी आप टायर का मैन्युफैक्चर वाले मतलब यहां पर क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, मीनिंग जिस भी रबर से टायर का फॉर्मेशन होता है, अगर आप उसका मैन्युफैक्चर कर रही हो तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? 5% सल्फर का यूज किया जाता है। और सल्फर का यूज क्यों किया जाता है 5% का? क्रॉस लिंकिंग एजेंट के लिए। मीनिंग यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन के क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 5। सिंथेटिक रबर आर होमोपोलीमर, मतलब जो भी सिंथेटिक रबर है वो होमोपोलीमर नहीं होता है। वो कौन सा पॉलीमर होता है? कोपोलीमर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो कौन सा कोड करेक्ट है दोस्तों? कोड नंबर बी करेक्ट है।
TTF। दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए,